बच्चों पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की पुस्तक का पाठ 5 सल्तनत का विघटन। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणामस्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सल्तनत का बचा कुचा वैभव दिल्ली में 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण से समाप्त हो गया। दिल्ली में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया, जिससे सारा बचा कुचा वैभव दिल्ली का समाप्त हो गया। तैमूर का भारत पर आक्रमण। 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर लंग, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर के भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधित्व के रूप में दिखावा करता रहा। खिज्र खां जो तैमूर लंग का पुत्र था, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा अपना दिखावा करता रहा। सैयद वंश 1414 से लगा करके 1451 तक का। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। जो तैमूर लंग ने शासक गवर्नर नियुक्त किया था खिज्र खां को, उसने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना करी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर के कौन सी उपाधि धारण करी? रैयत-ए-आला। ये भी पूछा जाता है, रैयत-ए-आला उपाधि किन शासकों ने धारण करी थी? तो वो तो सैयद वंश के शासकों ने। सैयद वंश के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये भी पूछा जाता है किन वंशों के शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी? तो वो सैयद वंश के शासकों ने। सैयद वंश के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? रैयत-ए-आला। वो जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व व उपहार भेजता रहा। फिर 1451 लोधी वंश 1526 तक का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर के अफगान थे। ये भी आता है, कौन से शासक? अफगान थे। तो लोधी वंश के शासक क्या थे? अफगान थे, अफगान निवासी थे। तो सरहिंद का सूबेदार था बहलोल लोधी। तो दिल्ली के अमीरों ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना करी। बहलोल लोधी 1451 से लगा के 1489 तक का। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। सरकी शासक जो जौनपुर में थे, उनको पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल नामक चांदी का सिक्का प्रचलन किया। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से लगा करके 1517 तक। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से
बहलोल लोदी के बाद इसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर के नए नगर में स्थापित किया। सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह का मूल नाम क्या था? निजाम खां था। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने क्या किया? 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने करी थी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकालीन ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, यानी आयुर्वेदिक ग्रंथ जो था का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया है। संस्कृत भाषा का एक आयुर्वेद का ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद किया गया। उसका नाम क्या रखा गया? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी रखा गया। ये भी पूछा जाता है। वो भी स्वयं गुलरुखी नाम की उपनाम से कविता भी लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता भी लिखता था। ये भी पूछा जाता है गुलरुखी नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी था। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया। राजस्व बढ़ाने के लिए भू नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। ये दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे इसके। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रित किए थे बाजार के, उसी प्रकार इसने भी वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया। राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर इसने राजस्व निर्धारित किया। भू राजस्व जो है भूमि नाप के आधार पर निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया। गज ए सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। गज ए सिकंदरी किसने चलाया? सिकंदर लोदी ने चलाया, जो 30 इंच का होता था। ये भी पूछा जाता है। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इनके समय में, इब्राहिम लोदी के समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है पानीपत हरियाणा, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, ये भी पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने पर राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार आपसी संघर्ष में आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया था, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को दूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को बहुत कमज़ोर कर दिया था, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। ये है समय रेखा सल्तनत काल की। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में
हुए हैं। ये सारा पाठ कंप्लीट को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।